समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी जी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, इससे उत्तर प्रदेश में आप सपा की मजबूती को किस नजरिए से देखते हैं? कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, इससे जो हमारा गठबंधन हुआ है इंडिया गठबंधन, इंडिया में ये हम लोग शामिल है, वो गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और देश में एक परिवर्तन की लहर चलेगी। थोड़ा आप एक खुलासा करें कि ये मूल ताकत क्या है, किस वर्ग से है, किस क्षेत्र से है, किस जाति से है कि जो कांग्रेस से और के आ जाने से और सपा की मूल ताकत को और बल मिला? देखिए, समाजवादी विचारधारा के लोग, हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की नीतियों को मानने वाले लोग हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमारे आदर्श रहे हैं और कल भी रहे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। महात्मा गांधी की नीतियों पर हम चलते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की नीतियों पर हम चलते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी की नीतियों पर हम चलते हैं। लेकिन वहीं साथ साथ हम जनेश्वर मिश्रा जी जो समाजवादी नेता थे, उनकी भी नीतियों पे हम चलते हैं, मोहन सिंह जी की भी नीतियों पे हम चलते हैं, बृजभूषण तिवारी जी की भी नीतियों पर हम चलते हैं। और हमारा जो पीडीए है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसके बल पर यही चुनाव लड़ेगा। अब पीडीए ही हराएगा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा के चुनाव में। और पीडीए ने ही हराया घोषित उपचुनाव में, जहां पे सुधाकर सिंह हमारे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे और उनको पीडीए ने जबरदस्त समर्थन देकर के सुधाकर सिंह जी को जिताया। ये है हमारी पीडीए की ताकत। जैसा आप लोग कहते रहते हैं, राजनीतिक दल के लोग जो विशेषकर भाजपा से गैर भाजपाई लोग हैं, विपक्ष में हैं, कि भाजपा अयोध्या मंदिर को राजनीतिक हथियार बना ली है और वह स्थिति ऐसी बनी है जो भाजपा का अयोध्या मंदिर हथियार बन गया है, जो हिंदुत्व एक उभार पर है। क्या आपको नहीं लगता कि इससे पीडीए भी प्रभावित होगा? नहीं, पीडीए अब बहकाने में आने वाला नहीं है। बीजेपी के लोग जो बहकाते हैं पीडीए को, पीडीए अब बहकने वाला नहीं है। पीडीए समझदार है, पहले भी समझदार था, अब और ज्यादा वो मेच्योर और समझदार हो चुका है। इसलिए कि ये जो मुद्दा बीजेपी के लोग लाते हैं, महंगाई पे दबाने की, महंगाई को दबाने के लिए, कि महंगाई पे बहस न शुरू हो, इसलिए ये तरह तरह के अनाप शनाप मुद्दे लाते हैं। बेरोजगारी पर बहस ना हो, लोगों को रोजगार आज नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगार, 2 करोड़ से भी ज्यादा बेरोजगार आज घर में बैठे हुए हैं, अब मारे मारे सड़कों पर फिर रहे हैं। अभी आपने देखा कि पुलिस भर्ती के लिए जो परीक्षा हुआ, इतनी ज्यादा परेशान होकर के बच्चों ने एग्जाम दिया और वो पेपर लीक हो गया। तो नियंत्रण खत्म हो गया है, पूरा प्रशासनिक नियंत्रण इस सरकार का खत्म हो गया है। तभी तो लाखों लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और पेपर पहले लीक हो गया। यानी आपका मानना यह है कि जो योगी सरकार दावा कर रही है, भाजपा सरकार दावा कर रही है सुशासन का, अच्छे प्रशासन का, पारदर्शिता का, ये सिर्फ दावा है, अंदर कुछ और है? देखिए, योगी सरकार, हर सरकार ये दावा करती है कि हमारी सरकार अच्छी है, लेकिन जनता से जब आप पूछेंगे, जिस तरह से आप तहसीलों में, थानों पर, हर जगह सड़कों पर, हर विभाग में जिस तरह से लूट हो रही है, लोगों से रिश्वत ली जा रही है, जनता परेशान है, गरीब परेशान है, कोई काम नहीं हो रहा है। ये सच्चाई मैं बयान कर रहा हूं। हर सरकारें दावा करती है, हम सरकार के दावे पे नहीं जाते, हम जमीनी हकीकत पे जाते हैं, इसलिए कि हम लोग जमीन पे काम करने वाले लोग। तो आपका मानना यह है कि जमीनी स्तर पर भी जो युवा वर्ग है, बेरोजगार वर्ग है, ये मान के चल रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है इस सरकार में? बिल्कुल, इस सरकार में नाइंसाफी हो रही है नौजवानों के साथ, बेरोजगार नौजवानों के साथ। आप बिहार में देखिए, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे बिहार में, गठबंधन की सरकार थी, वहां पर 4 लाख युवाओं को नौकरी उन्होंने खड़े ताड़ा कर दिया, जल्दी जल्दी दे दिया। 4 लाख लोग वहां नौकरी पा गए। आपके उत्तर प्रदेश से भी जाकर के लोग नौकरी पा गए। कई गांव हम बता सकते हैं जहां पर यूपी के लोग गए, बिहार में नौकरी पा गए। लेकिन यूपी के जो हमारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, बेरोजगार हैं,
पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको नौकरी यहाँ नहीं मिल रही। इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? जैसे भाजपा सरकार ये कह रही है कि नौकरी मत करो, बल्कि रोजगार पैदा करो कि और आपके साथी लोग भी इससे जुड़ जाएं, वो कितना सफल हुई आपकी नजर में? भाई, आपकी निगाह में आपने जो सवाल उठाया है, तहसील में तमाम पद खाली हैं, जी। हर विभागों में आप जाइए, जगह खाली है, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। क्यों नहीं भर्ती हो रही है, इस पर कोई जवाब नहीं। अध्यापक, शिक्षा मित्र के सवाल पर सब में सरकार कोई डिसीजन नहीं कर पा रही है। अध्यापकों की भर्ती रुकी हुई है, नौजवान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, उसको कोई कुछ नहीं मिल रहा है। 5 किलो अनाज दे करके लोगों की जवान को बंद किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जनसत्ता प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के ऊपर ये हमेशा ये अंगुली उठती रही है कि उन्होंने सीओ जियाउल हक को के हत्या में वो कहीं न कहीं से इन्वॉल्व हैं। तो अगर वो समाजवादी पार्टी जनसत्ता से समझौता कर लेती है तो क्या इसका गलत संदेश अल्पसंख्यक वर्ग में नहीं जाएगा? देखिए, अभी ये सवाल भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। अभी हमारा गठबंधन हुआ नहीं है जी। हमारे नेताओं से वार्ता हुई होगी जी। उसको हम आधिकारिक रूप से नहीं कह सकते जी। इसलिए कि हम समाजवादी पार्टी के स्टेट के सेक्रेटरी हैं। जब तक हम पूरी मुकम्मल तौर पर हमको जानकारी ना हो जाए, इस सवाल पर हम कोई जवाब आपको नहीं दे सकते। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी की दावेदारी है। नहीं, देखिए, हम लोग संगठन में काम करते हैं। संगठन का काम करने वाला आदमी वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की निगाहों में डायरेक्ट होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो डिसीजन होगा, माननीय अखिलेश यादव जी का, लोग चाहते हैं, वो उनका प्यार है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। जिन लोगों ने मुझे उस लायक समझा और मेरे नाम पर लोग बहस कर रहे हैं कि आरिफ सिद्दीकी को लड़ना चाहिए, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। लेकिन चूंकि मैं संगठन का आदमी हूं और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से गवर्न होते हैं, तो कौन सी चाल उनको कहाँ चलनी है, कौन सा किसको लड़ाना है, ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। जी जी, आपको ये भदोही की जनता लोकसभा क्षेत्र में भेजने का निर्णय ले ले और आप यहाँ के भदोही के सांसद हो जाएं, तो आपकी प्राथमिकता भदोही के लिए क्या होगी? यह संतोष आप अवश्य दें। देखिए, जो सवाल आप पूछ रहे हैं ये तो भविष्य के गर्भ में है और ये एक स्वप्न है कि सपना दिन में ही आप हमको दिखा रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या होगी। मैं नगर पालिका का चेयरमैन रहा, मैं हर गलियों को हमने सजाया और संवारा, और कोई भी व्यक्ति मेरे पूरे पॉलिटिकल लाइफ में, कभी मैं सरकार में भी था, मैं समाजवादी पार्टी का जिले का अध्यक्ष भी था, मैं यूथ का प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा हूं। मेरे पास कोई व्यक्ति आया होगा अगर अपने दुख को लेकर के, तो मैं जरूर उनके साथ खड़ा रहा हूं, उनकी मदद में किया हूं, और मैंने आज तक जीवन में किसी से एक पैसा लिया नहीं है। तो अगर कभी मौका मिलता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौका देते हैं, तो निश्चित रूप से वो भदोही के विकास में पूरी ताकत के साथ हम लोग काम करेंगे। यहाँ के नौजवानों के लिए काम करेंगे, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके तरक्की के लिए काम करेंगे, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, समाज के हर वर्ग के लिए काम करेंगे। इसलिए कि मैं पहला व्यक्ति हूँ नगर पालिका परिषद का, जब मैं चेयरमैन बना तो हमने यहाँ पर रेवा परसपुर में गढ़वा घाट महाराज जी जो हमारे महापुरुष हैं, उनके पावन कदम यहाँ पड़ते हैं, तो मैंने उनके सम्मान में मैंने गढ़वा घाट मठ पर रेवड़ा में मैंने पूरा एकदम इंटरलॉकिंग लगा करके बेहतरीन स्थल के रूप में उसको सजाने संवारने का काम किया। मैं जहाँ भगवान राम के रामलीला का वर्णन होता हो, ऐसे स्थल को भी बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो मुझसे ज़्यादा खुशनसीब इंसान कौन हो सकता है कि मैंने रामलीला मैदान को भी सुंदर बनाया। मैं चेयरमैन था तो भदोही के हर मंदिरों पर मैंने लाइट लगाई, हर मंदिर पर लगाई मैंने लाइट, और तमाम लाइट आपने देखे हैं, इसलिए कि आप यहीं के रहने वाले हैं, सब आपने देखे हैं। यही नहीं, आप चले दरोपुर में, वहां पर बौद्ध मंदिर है, उस मंदिर को भी मैंने बेहतरीन खूबसूरत बनाया। तो समाज के हर वर्ग के लिए काम करना, सबको लेके चलना, ये हमारी धरती है भदोही। यहाँ का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी मजाब का मानने वाला हो, अगर वो हमसे बड़ा है तो मेरा बड़ा भाई है, या पिता के रूप में है तो वो मेरा चचा होगा या बड़ा पिता होगा।
अब बड़ा है तो मेरा भाई होगा। सबका आदर करना, सम्मान करना, रेस्पेक्ट करना, इज्जत करना, उनका काम करना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। और यहाँ के कालीन उद्योग के लिए जिस तरह से गिरावट आ रही है कालीन उद्योग में, जिस तरह से आज सरकार की पॉलिसी चली है, उसके मुद्दों को लेकर के संघर्ष करना ये हमारी प्राथमिकता होगी। प्राधिकरण की स्थापना के बाद भदोही आज जहां का तहां धूल भाग रहा है और इसी के साथ नोएडा बन गए। देखिए, ऐसा है कि जो हमारा कारपेट एक्सपो मार्ट बना, जिस मकसद के तहत बना, और वो बना हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी ने बड़े अरमानों से कारपेट एक्सपो मार्ट को बनाया, लेकिन वो भदोही वालों के लिए वो काम नहीं हो पाया जो वहाँ होना चाहिए था। जो वहाँ पे कारपेट एक्सपो मार्ट में मेला लगा, लाखों में उसके किराए हैं। किस बात के लिए किराया वहाँ लग रहा है? दिल्ली के प्रगति मैदान में या बनारस में जहाँ पे मेला लगता था, वहाँ पे सरकार को किराया देना पड़ता था। अब वहाँ पे टेंट में मेला लगता है, यहाँ तो बिल्डिंग में मेला लगता है, वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है। तो हमारे शहर का एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट का नारा देती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कालीन उद्योग, हमारी पहचान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उस उद्योग का मेला लगे और लाखों लाख रुपया किराया लिया जाए। जो बड़े निर्यातक हैं वो तो किराया 1 लाख दे सकते हैं, लेकिन जो मझोले हैं, छोटे व्यापारी हैं, और जो एकदम नए लोग हैं कि हम अपना सैंपल बना के दिखाएं, उन लोगों से भी आप पैसा ले रहे हैं। तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट की फेल्योर एकदम है। गवर्नमेंट आप किस बात के लिए पैसा ले रहे हैं? जब मेला हमारे शहर में लग रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, विश्व स्तर के लोग वहां पे आ रहे हैं, कस्टमर, तो सभी को यह आजादी होनी चाहिए कि वो अपना स्टॉल वहां पर लगाएं। जो एक्सपोर्टर हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, फिर उनसे किस बात के लिए इतनी बड़ी बड़ी रकम किराए के रूप में वसूली हो रही है, ये मेरी समझ से बाहर है। और इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, और हमने आंदोलन किया भी था। कारपेट एक्सपो मार्ट में मेला लगने से पहले हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था, और उनके माध्यम से मैंने प्राइम मिनिस्टर से लेकर के कपड़ा मंत्री से लेकर के सारे लोगों को हमने ज्ञापन भेजा था डीएम के माध्यम से कि यहाँ पर जो मेला लगता है वो निःशुल्क लोगों को जगह दिया जाए, उसमें पैसा नहीं लगना चाहिए। कि एक गरीब आदमी जो 400 सैंपल लेकर के जो 1 करोड़ का एक्सपोर्ट करने वाला, यहाँ सबसे बड़ी बात पांडे जी है, जो 10 लाख से के भी यहाँ एक्सपोर्टर हैं, 2 लाख के भी यहाँ एक्सपोर्ट करने वाले हैं, और 100 करोड़ के भी एक्सपोर्ट करने वाले हैं, सबका रेट एक बराबर। ये कहाँ से? ये तो एक तरीके से कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हमारा मुद्दा है कि कारपेट एक्सपो मार्ट में जो मेला लगता है वह निःशुल्क होना चाहिए, वहां पे कोई किराया नहीं लगना चाहिए। ये हम पॉलिटिकल आदमी हैं, हम ये देख के कोई मुद्दा नहीं उठाते कि कौन हमको सपोर्ट करेगा कौन नहीं करेगा। हम समाज के लोगों के फायदे की बात करते हैं, उसमें बहुत से लोग, हम अकेले चलते हैं। हमारा मुद्दा हम उठाएंगे लोगों की भलाई के लिए। कौन साथ आएगा कौन नहीं आएगा ये हम सवाल ये पीछे मुड़ के नहीं देते। जो आया उसका धन्यवाद, जो नहीं आया उसका भी धन्यवाद, लेकिन मुद्दे हमारे लोगों के भलाई के हैं। यहाँ पे छोटे कालीन निर्यातक हो चाहे बड़े कालीन निर्यातक हो, सबको जगह फ्री में मिलनी चाहिए। यानी आपके कहने का एक अपरोक्ष भाव यह भी है कि यदि आपको मौका मिला, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि चुने गए, आपकी सरकार आई, तो जब भविष्य में यहाँ जो मेले लगेंगे फ्री में लगेंगे, निःशुल्क लगेंगे। किस बात का मेला? आप किराया ले रहे हैं? वहां वो जमीन भदोही वालों की है, वो भदोही की जमीन है, बिल्डिंग भदोही के लिए बनी है। कारपेट एक्सपो मार्ट इसलिए बना कि यहाँ कालीन उद्योग की भलाई हो। तो भलाई हो कि वो लूट का अड्डा बन गया। इस तरह से लूट होना, कोई 1 लाख किराया, कोई 1.5 लाख किराया, और जिसके पास नहीं है 1.5 लाख। लेकिन कालीन उद्योग पे काम करने वाले लोग काती भी उधार ले सकते हैं, बुनाई भी उधार करा सकते हैं, फिनिशिंग भी उधार करा सकते हैं, लोग सपोर्ट कर देंगे। अगर वो वहां पर कारपेट एक्सपो मार्ट में मेले में अगर उन्होंने अपना सैंपल लगाया और उनको अगर ऑर्डर मिल गया
तो उधार में भी वो माल यहाँ से खरीद करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये भदोही की ऐसी सरजमी है जी। कि एक दूसरे को लोग सपोर्ट कर देते हैं, जी। चाहे किसी भी वर्ग का आदमी हो। जी जी ये नहीं है कि यहाँ पर केवल माइनॉरिटी के लोग हैं, यहाँ पे समाज के सभी वर्ग के लोग, बड़े बड़े जो निर्यातक हैं जी वो माइनॉरिटी के भी लोग हैं, बड़े निर्यातक हैं, तो व्यापारी समाज के, बर्नवाल समाज के भी हैं, ब्राह्मण समाज के भी है, क्षत्रिय समाज के भी है, सिद्धनाथ सिंह वगैरह सब, मतलब जी 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 उमेश गुप्ता, मुन्ना, ये लोग जितने हैं, ये इनका भी बहुत बड़ा संघर्ष है इन सब मुद्दों पे, जी 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 है ना। जो हमारे कालीन उद्योग के लोग हैं, जो संगठन के, किसी भी संगठन के हो, चाहे वो सीपीसी के हो, एकमा के हो, उसमें सभी लोग हैं, हमारे शहर के ही लोग हैं, हमारे जनपद के ही लोग हैं। उसमें भदोही है, गोपीगंज है, खमरिया है, ज्ञानपुर है, जंगीगंज है, सभी है ना। तो लेकिन हमारा मुद्दा है कि वहां पर कारपेट एक्सपो मार्ट में जो मेला लगता है वो निःशुल्क लगना चाहिए, किसी से एक पैसा रेंट नहीं लगना चाहिए। आपकी जब सरकार थी, पिछली सरकार सपा की, उस दौरान भदोही जनपद में अनेक स्वास्थ्य केंद्र बने, जी, उसकी स्थापना हुई, लेकिन देखने में आ रहा है कि आज तक उसका मतलब उसका कोई उपयोग नहीं है। तो उपयोग नहीं है, आप कह सकते हैं कि यह भाजपा सरकार की नाकामी है या उसका सदुपयोग नहीं की, लेकिन आप लोग क्यों चुप रहे? इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठी? नहीं, हम लोग बराबर डीएम के माध्यम से ज्ञापन देते रहे हैं कि ये सब चीज शुरू होनी चाहिए। अब सरकार अगर उसको नहीं शुरू करा रही है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। सरकारें आती हैं और जाती हैं, जो सरकार में रहता है वो काम करता है। हमने काम बनाया, जिसे कारपेट एक्सपो मार्ट हमने बनाया जी। लेकिन आज उसका इस्तेमाल जो हो रहा है वो दूसरी सरकार है, तो उस सरकार को इस पर सोचना चाहिए। हमने अस्पताल बनाए, अब वो अस्पताल में नहीं चल रहा है, ये तो इस मौजूदा सरकार की को सोचना चाहिए कि उस हॉस्पिटल चले, गरीबों का भला हो उसमें। अब भदोही के लिए सबसे बड़ी जरूरत है, इस पर मैं आपसे भी कहूंगा, पत्रकार भाइयों से भी कहूंगा, यहाँ पर ट्रामा सेंटर, इमरजेंसी के लिए एक ट्रामा सेंटर या मेडिकल कॉलेज की मांग भदोही में उठनी चाहिए। अब भदोही में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, मेडिकल कॉलेज कम ट्रामा सेंटर। इमरजेंसी के लिए भदोही में वो सुविधाएं नहीं है जो यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए। खास तौर से हार्ट के जो पेशेंट हैं या और भी तमाम गंभीर बीमारी के हैं, उनको हमेशा यहाँ के लोग, भदोही के लोगों को दूर जाना पड़ता है। तो ये मुद्दा उठना चाहिए और इस मुद्दे को हम लोग उठाएंगे। कुछ लोगों ने जिला अस्पताल चालू कराने के लिए बहुत दिन से एक आंदोलन मुहिम फेसबुक और व्हाट्सएप पे चलाया, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम हमारे पत्रकार भाइयों ने वो काम शुरू किया था। जी जी, उसकी पहल तो हमारे ह्यूमन टुडे के एडिटर हरीश जी, हाँ, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने वो अच्छा काम था इनका, एक जागरूकता अभियान चलाया। हाँ, और यहाँ इनको फिर चलाना चाहिए। वो तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कामयाबी न मिल जाए। क्या आपको नहीं लगता कि जो संघर्षवादी समाजवादी पार्टी थी, उस समाजवादी पार्टी के बीच से संघर्ष की वो क्षमता, वो ऊर्जा समाप्त हो गई है या सोच समाप्त हो गई है? क्या आपको वह याद नहीं है कि जब नेताजी मुलायम सिंह जी यादव साइकिल चलाया करते थे, उद्योगपति, देश के माने जाने उद्योगपति अमर सिंह जैसे व्यक्ति को साइकिल पर चढ़ा दिया था, गांव की गलियों में घूमते घूमते? आपको, मैं तो चश्मदीद गवा रहा हूं उस दौर का कि जब आप 24 किलोमीटर अखिलेश जी को मिर्जापुर पुल से भदोही तक लाए थे जी। तो जो संघर्ष था, क्या उस संघर्ष में अब छेड़ता आ गई है, वृद्धापन आ गया है, उतारे हो गया है, या उस नीति से सपा भटक गई? नहीं, देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी अपनी नीति से कभी नहीं हट सकती है, इसलिए ये मुलायम सिंह यादव जी के विचारों की पार्टी है। मैंने पहले कहा कि ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों की पार्टी है, महात्मा गांधी के विचारों की पार्टी है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के विचारों की पार्टी है, कर्पूरी ठाकुर साहब के विचारों की पार्टी है, हमारे नेता जनेश्वर मिश्रा के विचारों की पार्टी है, उनके खून से सींची हुई ये पार्टी है। ब्रजभूषण तिवारी जी, मोहन सिंह जी, अमर सिंह जी, या जो भी हमारे नेता रहे हैं, पारसनाथ मौर्य जी भी रहे हैं, सब इन लोगों के खून से सींची हुई पार्टी है। तो हम भटक नहीं सकते मंजिल। आपने ही बताया कि हम मिर्जापुर से लेकर भदोही तक, हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
उन्होंने मिर्जापुर से लेकर भदोही तक साइकिल चलाया और इसी तहसील में उसका समापन हुआ, जहां पे आज हम बैठे हुए हैं, यहीं पे समापन हुआ। तो अखिलेश यादव ये संघर्ष में पैदा हुए नेता है। उन्होंने इतनी लंबी साइकिल चलाई, इतना संघर्ष किया, आज भी वो चलाते हैं, आज भी चलाते हैं। अब यह है कि आज के डेट में लोकतंत्र में सबसे बड़ा हमला लोकतंत्र पे हो रहा है। अगर लोगों ने नहीं सोचा तो लोकतंत्र देश में नहीं बचेगा। आज जिस तरीके से समाज के हर वर्ग की रिस्पेक्ट होती थी, इज्जत होती थी, आज वो इज्जत नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो सम्मान सबका होना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए। लोकतंत्र ये थोड़ी है कि मुकदमा कायम हो। मुकदमा कायम कर करके छोटे छोटे मुद्दों पर जो हम लोग पंचायत से हल हो सकता है, उस पर भी मुकदमे गरीबों के ऊपर कायम हो रहे हैं, किसानों पे कायम हो रहे हैं, मजदूरों पे कायम हो रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। जबरदस्ती पर मुकदमा लिखो। तो मुकदमा लिखने की जो ये परंपरा चल रही है, अभी एक आंदोलन हो जाए, बड़ा आंदोलन, तो जब देखिए तब धारा 44 लगा हुआ है। धारा 44 लगने का कोई मतलब होता है ना, कोई एक टाइम होता है, एक पीरियड होता है कि भाई 4 दिन के लिए धारा 44, 2-2 महीना, 4-4 महीना धारा 44 लगा हुआ है, तो आंदोलन कहां से होंगे? तो ये सरकार चाहती है कि आंदोलन ना हो, और आंदोलन के लिए अगर लोग उतरते हैं सड़क पर तो मुकदमा कायम होगा कि धारा 44 है, और धारा 44 का दफा तोड़ने के लिए मुकदमा होगा 188 का, लेकिन उसके अतिरिक्त 10 धाराएं और लगाई जाएंगी बढ़ा करके। तो पॉलिटिकल लोगों को एक तरीके से बेड़ियों में बांधा जा रहा है दफा 44 लगाकर। जब देखिए दफा, अभी आप एक बार में छापते हैं, आप अपने चैनल पे चलाते हैं, जब देखिए अभी लगा हुआ था दफा 44, जब देखिए तब दफा 44। और किस बात के लिए दफा 44? भदोही जनपद के लोग शांति प्रिय लोग हैं, यहाँ के अच्छे लोग हैं, यहाँ के हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग अच्छे हैं। आंदोलन करना हमारा अधिकार है, हक की आवाज बुलंद करना हमारा काम है। किसान के मुद्दे पर, गरीब के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर। महंगाई चरम सीमा पर है। आज लोगों के घर में फांके हो रहे हैं पांडे जी, ये हाल है महंगाई का। जी जी। हमने देखा है गरीबों के झोपड़ियों में जाकर के नमक और रोटी से जिंदगी गुजारा हो रही है, या अचार रोटी से, या गुड़ रोटी से। जी जी। ये हाल है इस समय महंगाई का। महंगाई से जनता त्राही त्राही कर रही है। महंगाई का मुद्दा ना उठे, दफा 44 लगाइए। बेरोजगारी का मुद्दा ना उठे, दफा 44 लगा है। ये क्यों? ये लोकतंत्र पे सीधा सीधा हमला है। ये महात्मा गांधी का देश है, ये डॉक्टर अंबेडकर का देश है, ये मुलायम सिंह यादव का देश है, जहां पे आंदोलन, हक के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना हमको सिखाया गया है लोकतंत्र में। लेकिन आज लोकतंत्र में आंदोलन ना हो, इसलिए दफा 44 की धाराएं रोज लगा दी जा रही है। कोई कार्यक्रम आप करेंगे, दफा 44। धन्यवाद सिद्दीकी साहब।